गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कृतिका का चैप्टर मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे, जिसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स की जो पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में, ये आप लोग के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप लोग बार बार क्वेश्चन कर करके परेशान कर देते हैं। ये पहला चैप्टर हटा दिया गया आपके पाठ्यक्रम से, इसलिए हम दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और जिसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। ठीक है, तो आइए हम पाठ के सार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो है मेरे संग की औरतें, ये कौन सी विधा है। ये संस्मरण विधा है। तो इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा हुआ यह एक संस्मरण है। ठीक है, इसमें लेखिका ने अपने जीवन के तथा अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। ठीक है, मतलब इंसान जो है परंपरागत तरीके से भी लीक से हट करके जी सकता है। अब देखिए, आइए हम कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी है कि लेखिका की एक नानी थी, पर उसने उन्हें कभी देखा नहीं था, क्योंकि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही वो मर चुकी थी। नानी के बारे में बातें बहुत सुनी थी। वे पर्दा करने वाली पारंपरिक महिला थी और उनके पति अर्थात लेखिका के नाना विलायत से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे थे, पर इससे नानी के रहन सहन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नानी ने खुद को मौत के करीब देख करके, यानी बीमारी की हालत जब बीमार होने लगी थी, जब उन्हें लगा कि अब हम नहीं बचने वाले हैं, तो मौत के करीब देख करके उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए आज़ादी का मत वाला युवक ढूंढने की जिम्मेदारी नाना के मित्र को सौंपी। लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार युवक के साथ हो गई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उनकी जेब में पुश्तैनी पैसा भी नहीं था। लेखिका की माँ नाजुक तबीयत की थी। जो लेखिका की माँ थी वो बहुत नाजुक तबीयत की थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ जैसा मतलब ऐसी माँ जो बिल्कुल अपने बच्चों में सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। तो न उन्होंने कभी बच्चों को लाड प्यार किया और न उनके लिए कभी खाना पकाया, न किसी तरह की बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाई। उनका ज़्यादातर वक्त किताबों में पढ़ने में बीतता था। किसमें बीतता था? किताबों को पढ़ने में बीतता था। लेकिन उनमें दो विशेषताएं थी, बहुत ज़बरदस्त विशेषताएं। एक थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। ये बहुत बड़ी, इंसान को स्ट्रांग बना देता है। ये पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है जब इंसान झूठ नहीं बोलता है। तो उनकी जो एक इमेज थी, बहुत ही अच्छी इमेज थी कि वो झूठ नहीं बोलती हैं। और दूसरी विशेषता थी कि वे एक दूसरे की गोपनीय बातों को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। यानी ऐसी बातें जो कभी कोई गोपनीय हो वो कभी दूसरे से शेयर नहीं करती थी। जैसे लोगों की आदत होती है ना कि एक से सुनकर दूसरों को बता देते हैं, ये आदत उनके में नहीं थी। तो ये दोनों आदत ही बहुत ही अच्छी आदत थी, जिससे उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट और इज्जत थी परिवार में। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक़ था। उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अमूमन लोग क्या मांगते हैं, लड़के की मन्नत मांगते हैं, लेकिन उन्होंने लड़की की मन्नत मांगी। अब चोर की कहानी यह है कि एक रात घर के सारे सदस्य यानी पुरुष और स्त्री गाँव में किसी की बारात में गए हुए थे। एक रात घर के सारे सदस्य यानी जो पुरुष थे वो गाँव में किसी की बारात में गए हुए थे, और घर की सारी औरतें सज धज कर रज जगह जो शादी के पहले एक दिन होता है, रज जगह मनाने इकट्ठी हो रही थी। इतने में एक चोर हवेली में घुस गया और उस कमरे में चला गया। कहाँ पे? जहाँ पे लेखिका की माँ सो रही थी। पैरों की आहट सुनते ही उसने कहा, कौन है? लेखिका की माँ ने कहा कि कौन है, मुझे पानी पिला, या लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। उन्होंने चोर से कहा कि मुझे पानी पिला और ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। चोर ने कहा, आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है यहाँ पे जो मुझे पानी पिलाएगा? तब वो चोर पानी जा कर के लेकर के आया। तभी माँ ने आधा पानी स्वयं पीकर आधा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब तू चोरी कर या खेती कर, ये तेरी मर्जी। बेचारा चोर बेटा अपना रोमांचक धंधा छोड़ करके और खेती में लग गया। उसने इतनी आत्मीयता उनके शब्दों में देखा, उन्होंने अपने बिल्कुल बेटे की तरह बताया, तो उसको जो है बहुत एहसास हुआ और वो अपना चोरी का धंधा छोड़ करके खेती में लग गया। उनके उनका आत्मीय प्रभाव ने चोर का मनोवैज्ञानिक रूप से हृदय को परिवर्तन कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे तो यहाँ क्या होता है फिर कि जो उनका जो है चोर जो था वो फिर से वो अपना काम छोड़ करके वो खेती बाड़ी करने लगा था। तो ये पहली हाँ, यहाँ पे जो लेखिका है अपनी 4 बहनें और एक भाई का वर्णन करती हैं कि उनकी 4 बहनें और एक भाई था। पहली बड़ी बहन के घर का नाम रानी था और बाहर का मंजुल भगत, वह भी लेखिका बनी। दूसरे नंबर की लेखिका स्वयं थी। उमा घर का नाम और बाहर का नाम मृदुला था। लेखिका से छोटी बहन के घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था, वह लिखती नहीं थी। फिर हुई रेणु और अचला। एक भाई हुआ राजीव। अचला और राजीव भी लेखन में आ गए थे, इनका भी वही लाइन हो गई थी। अचला अंग्रेजी में लिखती है और राजीव हिंदी में लिखते थे। रेणु स्कूल से लौटते समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह इसे सामंत शाही का प्रतीक मानती थी। सामंत शाही यानी बड़े लोगों का प्रतीक मानती थी। बचपन में एक बार उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। इससे उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। चित्रा कॉलेज पढ़ने जाती थी, पर वह दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। अचला ने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिल लिया। लेखिका का विवाह के पश्चात डालमिया जो लेखिका थी उसको विवाह के बाद वो डालमिया नगर, बिहार, बागलकोट, कर्नाटक आदि स्थानों पर भी रही। तो एक बार क्या हुआ था कि लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक वे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था जहां वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूल को खोलने का संकल्प लिया। लेखिका ने अपना संकल्प पूरा कर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका के बच्चों ने तथा अन्य अफसरों के बच्चों ने भी उसी स्कूल में शिक्षा को ग्रहण किया। ठीक है। तो लेखिका का कहना है कि रेणु का जिद के सामने मेरी जिद कुछ भी नहीं थी। सन 1950 की बात है। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश हुई थी। चारों तरफ पानी भरा हुआ था और यातायात बिल्कुल ठप था। रेणु फिर भी स्कूल के बस नहीं आई थी, लेकिन स्कूल के लिए पैदल अकेली ही निकल पड़ी। रेणु 2 मील पैदल चल करके स्कूल पहुंची थी। फिर स्कूल बंद था। वहां से वापस 2 मील चल करके वो घर पहुंची। घर आने पर सबने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ, स्कूल बंद होगा। तो उसने कहा कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। तो यह था लेखिका की कहानी जो उसने परिवार का वर्णन किया है, परिवार के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले बुक खोल करके इस चैप्टर को रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर ये कहानी आप ये सुनिएगा, पाठ का सार सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू।